नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपके साथ वन द्रोह की भर्ती के बारे में बताने के लिए यूपी पैट 2021 के तहत कई भर्तियां आई हैं, जिनमें आप जानते भी हैं एएनएम की भर्ती आई थी पहले, सबसे पहले सप्ताह इंस्पेक्टर की भर्ती आई, लेखपाल की आई, उसके बाद अभी लिपिक की आने वाली है और कई भर्ती आई हैं, लेकिन अभी तक क्लियर कोई नहीं हुई पूरी तरीके से, यानी अंतिम परिणाम अभी तक किसी का नहीं आया। उसी क्रम में एक और भर्ती आपके सामने सरकार ने रखी है, यूपी ट्रिपल एससी ने, वन दरोगा की भर्ती से। अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, उसी वन विभाग में, वही डिपार्टमेंट में वन दरोगा की भर्ती आई। फॉरेस्ट गार्ड जैसे 12th के बेस पे था, ये वन दरोगा है, इसके लिए आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन के लेवल पर यह पोस्ट निकली है। इसे 12वीं पास बच्चे नहीं भर सकते, इसके लिए स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक, ये है। तो वन दरोगा वन विभाग में होता है, जैसे आपका क्षेत्र में जैसे वन है, हालांकि उत्तर प्रदेश में तो वन कम है, 6 पॉइंट कुछ परसेंट ही वन उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा वन है, तो वहां तो वन दरोगा और की भर्ती लगभग हमेशा हर साल ही आती रहती है। यहां पर वन दरोगा का मतलब वन दरोगा की भर्ती थोड़ा लेट आती है। ये वही दरोगा जी जो सिविल में होते हैं, वही 2 स्टार मिलेंगे इनको भी, ठीक है ना, उसी तरह का है, पर इनके अधिकार जो होंगे वो केवल वन के क्षेत्र के अंदर होते हैं। हरा पेड़ किसने काट लिया, या किसी को बाघ काटना है, तो इस तरह की चीजें हैं, या कोई जंगली जानवर है उस तरह का, जैसे ना अभी मध्य प्रदेश में जो चीते रखे गए हैं कोनों में, तो वहां पर वन दरोगा और जो फॉरेस्ट गार्ड है उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी वन दरोगा की नई भर्ती निकली है। तो वन दरोगा की जो भर्ती है उसमें कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, एग्जाम की प्रक्रिया क्या होगी और एग्जाम किस तरह का आएगा, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पढ़ना है उसके लिए, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप विज्ञापन आपने देख भी लिया होगा, आप सभी लोग विज्ञापन की बात नहीं, आजकल सबके पास नेट है, सबके पास सुविधाएं हैं, तो विज्ञापन तो जैसे सूचना आती है तो तुरंत विज्ञापन मिल जाता है। हम लोगों के समय जब हम लोग तैयारी करते थे तो विज्ञापन कई दिन बाद पता चलता था कि हाँ भाई अब रोजगार समाचार पत्र आता था पहले, उस रोजगार समाचार पत्र में हम लोग विज्ञापन पढ़ते थे। अब लेकिन वो समय नहीं रहा, अब तो बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं और सब सूचनाएं आप तक बहुत जल्दी मिनटों में पहुंच जाती हैं। जो भर्ती है वन दरोगा की, उसमें आप ये बात ध्यान रखना, जो अभी जो भर्ती निकली है, जो ये वन दरोगा निकली है अभी, जो अभी इसमें फॉर्म जो मांगे जा रहे हैं आपसे, ठीक ना, उसमें जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, आप ये सब जानते हैं आप कि आवेदन शुल्क जमा जो तिथि शुरू होगी वो 17/10 से शुरू होगी, 17 अक्टूबर से, यानी आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 है, और शुल्क समायोजन संशोधन करने की जो तिथि है वो 13 नवंबर है, यानी अक्टूबर नवंबर में आपकी प्रक्रिया शुरू होगी अक्टूबर में। तो एग्जाम तो मान लीजिए आप अगले साल ही होगा, वो एग्जाम अगले साल फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, अभी तो होना नहीं है। तो ये प्रक्रिया 17 अक्टूबर शुरू होगी और 13 नवंबर तक इसमें आप चेंज वेंज करके अपना फॉर्म भर सकते हो। अब फॉर्म कौन भर सकता है ये देख लीजिए आप। इसमें फॉर्म वो भर सकता है, ये वही तरह का फॉर्म है जब लेखपाल का जब फॉर्म आया था तो उसमें सबसे पहले 25-25 रुपए में सबसे फॉर्म भरवा लिए गए थे, है ना याद, ये बस वही है। अब सब भर सकते हैं, जो भी जिसका स्कोर 0 और माइनस में नहीं है वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता भरने की नहीं है। कारण क्या है कि जो फाइनल जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, इसमें हुआ था क्या नाम आपका लेखपाल में, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो 62 के ऊपर वाले हुए थे, तो इसमें भी ऐसा ही होना है, ठीक ना। तो इसके जो ये 25 में जो मांगे गए हैं ये सबसे आवेदन मांगे गए हैं। इसमें लिखा हुआ है ये कि ये फॉर्म वही भर सकते हैं लिखा हुआ वन दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर होंगे, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पैट 2021 में सम्मिलित हुए थे, उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया था। पैट 2021 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। यानी अगर वो फॉर्म भरते भी हैं
तो शॉर्ट लिस्ट में उनका सोचना उनके पर वो कंसर्न नहीं होंगे। तो भर तो 50 वाला भी दो, इसका 50 था, 40 वाला भी भर दो, है ना, कोई भर सकता है जिसने पैट दिया है। लेकिन जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो वैकेंसियों का 15 गुना, मान लीजिए आप डबल होता है वो, जिसने लेखपाल में था हमारा कि इन्होंने 15 गुना कहा था, लेकिन वो जर्नल ओबीसी एससी मिला के वो जस्ट डबल हो जाता है। तो लगभग 20-21 हजार वन दरोगा मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अब तक के अनुमानों के अनुसार। 20-21 हजार बच्चे बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत छोटी संख्या है। यही मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ये ज्यादातर वही बच्चे होंगे जो लेखपाल के पेपर में बैठे हैं, पर यह होगा इसमें थोड़ा सा ये अंतर है कि इसमें विज्ञान वर्ग के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आर्ट साइड जो बीए किया है, जिन्होंने बीकॉम किया है, जिन्होंने बीबीए किया है, बीसीए किया है, वो इस फॉर्म नहीं भर सकते, बीटेक वाले भर सकते हैं। बस इतना अंतर हो गया। तो वही मैंने कहा था कि यूपी पैट जो है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। कुछ ही बच्चों बार बार एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है बेचारों को। तो क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए कि 60% स्कोर कर दे, उससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सब फॉर्म भरे, वो सब एग्जाम देंगे। कितने बच्चे एग्जाम दे लेंगे? 2 लाख दे लेंगे, 3 लाख 4 लाख दे लेंगे, 5 लाख दे लेंगे, इतने को तो मौका मिलना चाहिए। कमीशन के पास भी, यूपी ट्रिपल एससी के पास भी अच्छे बच्चे चुनने का अधिकार होगा, उसके पास विकल्प ज्यादा होंगे। अब जो सप्लाइंग सेक्टर में बैठे साइंस के विद्यार्थी वही लेखपाल में बैठे होंगे, वही इसमें बैठेंगे। नौकरी तो एक ही जगह करेंगे वो लोग। नौकरी तो या तो सप्लाई वाला जो जिसका सप्लाई में हो गया वो भाई क्यों लोग लेखपाल में आएगा, क्यों वन दरोगा में आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें बाद में आकर देना घालमेल होगा। अभी तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब रिजल्ट आएंगे तब घालमेल होगा। और ये लूप होल जानबूझकर छोड़े जाते हैं या हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट आहारता परीक्षा में तो यही होना चाहिए कि क्राइटेरिया बना दिया, आप 60 से ऊपर कोई फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो है वो हमारे बस का तो है नहीं ना, आपके बस का जो सिस्टम है उसका अंग बनना पड़ता है। तो सिस्टम इसी तरह का है, तो आप उसी का अंग बन के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 25 रुपए का जो फॉर्म, जो आपकी फीस है, ये 25 रुपए की फीस जो है, इसमें कोई फॉर्म भर सकता है। इसका स्कोर 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो। लेकिन जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे बाद में, वो बच्चे जो कट ऑफ जितना होगा वो मैं आपको अब बताऊं। जैसे इसमें लिखा हुआ है जो वैकेंसी है बच्चों, आप जानते हैं 701 वैकेंसी है। कितनी है? 701 वैकेंसी है टोटल। आयु आप जानते हैं 40 साल जनरल की है, 45 साल ओबीसी और एससी एसटी की है। आयु में कोई दिक्कत नहीं, कोई भर सकता है, पैट दिया हो उसने, ये पहली शर्त है। 701 वैकेंसी है। सात सौ एक वैकेंसी है, इसका 15 गुना बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे लगभग, क्योंकि जनरल के भी उतने गुना, 15 गुना, ओबीसी 15 गुना, तो सबके 15 गुना मिला के वो लगभग डबल बढ़ जाते हैं। तो लगभग मान लीजिए आप 20,000 से ऊपर बच्चे क्वालिफाई, मतलब इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। सपोज करो आप जो फॉर्म भरेंगे 25-25 वाला, वो तो 50 वाले भर सकता है, 55 वाले भर सकता है। लेकिन जो शॉर्ट लिस्ट होने की संभावना है, जो बच्चे बैठ रहे हैं पेपर में, उदाहरण शॉर्ट लिस्ट की जो फिलहाल है, वो हमें जो लगता है वो 75 के आसपास जो जिसका स्कोर था, परसेंटाइल नहीं मिलता, परसेंटाइल तो 96 और 97 कि जो 20 का जो परसेंटाइल है, या मान लीजिए आप 72 में 74 मान लीजिए आप 74, और ये 74 जो प्लस का है, जिसका नंबर इतने एक्चुअल नंबर, परसेंटाइल नहीं एक्चुअल नंबर 74 73 है, वो फॉर्म भर सकता है। इतना कम क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें बच्चे आधे हो जाएंगे। जिन्होंने पैट दिया है, जिनका परसेंटाइल ज्यादा है, उसमें बीए के बच्चे भी तो हैं जिन्होंने बीए किया है, जिन्होंने बीए किया है, जिन्होंने बीकॉम किया है, ऐसे भी तो हैं।
कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बीबीए किया है। इसमें जो एलिजिबल बच्चे हैं, जो योग्यता है, वो बीएससी फिजिक्स से किए हो, केमिस्ट्री से किए हो, पीसीबी बायोलॉजी भी आ गया, बीएससी एजी एग्रीकल्चर वाले, हॉर्टिकल्चर में एग्रीकल्चर में हो, पशुपालन में किया हो, यानी इस तरह का, क्योंकि ये एक स्पेशल वैकेंसी है, विशेष विभाग के लिए है, फॉरेस्ट के लिए। तो फॉरेस्ट की चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, ऐसा मानना है। ठीक है, इसे ना आप जानते होंगे, जैसे एक होती है आईएफएस जॉब, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेना में जो बड़े अधिकारी बनते हैं, ये बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, आईएफएस। वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर बनते हैं वो इससे बनते हैं। इसमें भी जो बीएससी वाले हैं, जो बीएससी एजी वाले हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए ये जो वन विभाग की जो वैकेंसी, स्पेशल वैकेंसी मानी जाती है, उसमें विषय विशेषज्ञ चाहिए होते हैं। तो जो बीएससी एजी है, जिन्होंने बीएससी साइंस से किया है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से किया है, जो पीसीबी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी वाले हैं, ये जो सीबीजेड वाले हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। पशुपालन वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, बागानी वाले हैं, ये जिन्होंने फॉरेस्ट्री वानिकी में करते हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हमारी उधम सिंह में है, पंतनगर यूनिवर्सिटी, तो वहां से जो वानिकी में करते हैं, फॉरेस्ट्री में जो बीएससी करते हैं ना, तो वो फॉर्म भर सकते हैं इसमें, वो इसके एलिजिबल है। जो बी और बीकॉम है वो नहीं भर सकते। इसे बोलते हैं जैसे बीए बीकॉम वाले, बीबीए वाले, बीसीए वाले, ये नहीं भर सकते, ना बीसीए वाले भर सकते। कारण क्या है? वो जानकारी नहीं होती इनके पास। इसलिए ना कुछ लोग बोलते हैं कि बीबीए की बीए करके और बीकॉम करके बस आत्मा को शांति मिलती है और कुछ नहीं हो सकता। लगता है हाँ भाई हम ग्रेजुएट हो गए, स्नातक हो गए, बस हमारी समाज में वैल्यू होगी, बस कुछ नहीं है और अलावा कुछ नहीं। हालांकि नई शिक्षा नीति में ये चीजें खत्म करी सरकार ने। नई शिक्षा नीति में अगर आपने 12th तक आर्ट साइड से किया है तो आप बीएससी कर सकते हो, आपने 12th कॉमर्स से किया है तो भी आप बीएससी कर सकते हो, कोई उसमें रोक टोक नहीं रही है। नहीं, पर अभी नहीं लागू नहीं है पूरे भारत में, ना यूपी अभी लागू नहीं है ना पूरे भारत में, है ना, यूपी में तो अभी लागू नहीं हुई है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में लागू हुई है। तो बीए बीकॉम वाला नहीं भर सकता है, बाकी बीएससी वाले तो वो भर सकते हैं इस फॉर्म। ठीक है, तो 75 जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो 74-75 वाले जो बच्चे होंगे ना, यही होंगे जनरल के। ओबीसी लगभग यही मान लीजिए, थोड़ा बहुत कम, क्योंकि इसमें दशमलव के 2 अंक तक लिखा हुआ है, तो 75.45, तो ओबीसी 74.45, जनरल 74.45, तो ओबीसी 73.45, बस यही हो सकता है, ज्यादा अंतर इसमें शॉर्ट लिस्ट में नहीं रहता है। जो महिलाएं होंगी वो और कम, क्योंकि महिलाओं की स्पेशल वैकेंसी है, तो महिला इससे ऊपर रहेगा, इसी के आसपास रहेगी। महिला भी कोई 60 मिनट में आने वाली नहीं है। जब लगभग 2-2.25 लाख बच्चे बैठे लेखपाल के पेपर में, तब 62-63 बैठी है। इसमें बस अंतर यह कम आना, नहीं तो अगर ये इसमें सभी लोग भर सकते, अगर बीए बीकॉम वाले भर सकते तो ये 85 के आसपास जो बच्चे थे उनमें से होता बच्चों। अगर इसमें इस भर्ती में सभी बच्चे एलिजिबल होते जो जिन्होंने बीए किया बीकॉम किया, तो इसमें जो शॉर्ट लिस्ट होती ना वो 84 के आसपास होती, ध्यान रखिए आप, 84 के आसपास, यानी 80 प्लस तो होती हर हाल में, 82-83 होती। तो इसमें साइंस के ही बच्चे भर सकते हैं, बीए और बीकॉम वाले, बीबीए बीसीए वाले को अलग कर दिया गया, वो फॉर्म ये शॉर्ट नहीं भर नहीं सकते। भर भी आपने दिया तो कैंसिल हो जाएगा, वो भर नहीं सकते आप इसको, ठीक ना। तो इससे थोड़ा सा इसमें मेरिट कम आने के चांस है। तो शॉर्ट लिस्ट लगभग यही होगा 74-75 के आसपास, यह अनुमान लग रहा है, ठीक ना। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओबीसी 74 पॉइंट मान लीजिए आप, 45 या ज्यादा है 73.45, और ये 75.45, इसी के आसपास शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो जो 70 के आसपास है वो फॉर्म जरूर भरे। कुछ नहीं पता, समय कब अच्छा हो जाए, दुर्घटना बताकर नहीं होती है, और अब तो सिलेक्शन होना घटना नहीं दुर्घटना है वास्तव में, इतना मुश्किल हो गई चीजें। खैर चीजें छोड़िए, तो जो आपको बता रहा हूं, तो जो 70 वाले हैं जिनका स्कोर 70 है वो जरूर भरिए, 65 वाले भी भरिए, संतुष्टि आत्मा को मिलेगी कि हाँ भर दिया है, 1-2 महीने तो कम से कम लगेगा ना कि हाँ मैंने फॉर्म भरा है, बंद होगा, मेन एग्जाम में दूंगा, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। भर तो कोई दिक्कत नहीं है, 61
25 रुपए का तो खर्चा है, भर दीजिए, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 65 वाला भर सकता है, हाँ 60 और 50 वाला ना भरे, कि 25 रुपए भी भरेगा तो बेकार ही होंगे, अगर भरना है तो भर दीजिए, आपकी इच्छा है, यह स्थिति। खैर, तो ये तो कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता वो आपको मैंने बता दिया, शॉर्ट लिस्ट कितनी होगी ये आपकी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो आप इस जो परीक्षा होगी, आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने जब यूपी ट्रिपल एससी बना था तभी दो तरह के सिलेबस निकाले थे, एक सिलेबस 12th बेस का था, एक सिलेबस ग्रेजुएट बेस का था। 12th बेस का सिलेबस आप जानते हैं किस तरह जो पेपर लेखपाल वगैरह में आया था, जो ग्रेजुएशन बेस का सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग सिलेबस होगा तो ऐसा ही क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। जैसे हिंदी फॉरेस्ट गार्ड में आई थी वैसी ही हिंदी आनी है। इन्वायरमेंट का पोर्शन, पर्यावरण का पोर्शन ज्यादा रहेगा, यह बात पक्की है। तो इन्वायरमेंट की बुक पढ़ लीजिए आप, परीक्षा वाणी पढ़ लोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका 1-2 क्वेश्चन भी गलत नहीं होने की संभावना नहीं है ना, यह आप ध्यान रखिएगा। अब जो पेपर आपका पर्यावरण का होगा उसमें जो चीते आए हैं भारत में, कर्ण अर्जुन, है ना, चीते कहां से आए, क्यों लाए गए, चीते की विशेषता क्या होती है, बाघ टाइगर की विशेषता क्या होती है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो देखो, हिंदी मैथ तो जरूर आएगा क्योंकि वन द्रव के लिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात पता होना चाहिए उसको, उसमें लकड़ी काट रही है, कहीं काटी जा रही है, वन कैसे है कैसे नहीं है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात, क्योंकि बच्चों मैंने खुद आईएफएस का मेंस दिया है और खुद जो आपका रेंजर जो पेपर होते हैं फॉरेस्ट रेंजर के, उसका मेंस दिया है। तो फॉरेस्ट रेंजर जो मेंस होता है जिसमें वानिकी एक विषय रखना पड़ता है, वानिकी फॉरेस्ट्री, वो मेरा विषय रहा फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में तो स्टैटिक का क्वेश्चन आया करता था, पूरा स्टैटिक का क्वेश्चन। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग तो रहेंगे है ना, तो मैथ तो आपका रहेगा। तो और मैथ में भी एडवांस मैथ जरूर रहेगा कि ज्योमेट्री का ज्ञान, आपको ज्योमेट्री ज्ञान अनिवार्य है, मेंसुरेशन का ज्ञान अनिवार्य है, पेड़ बेलनाकार भी हैं, कुछ कैसे लंबे चौड़े हैं, तो उनका जानकारी चाहिए। तो इसमें एडवांस मैथ जरूर रहने वाला है। जो सिलेबस आपका लेखपाल के इसमें था वैसे ही मैथ का सिलेबस लगभग इसमें रहेगा। यह जरूर है जो आपकी जीएस आएगी वो अच्छी खासी आएगी, और मैं हमेशा कहता हूं जीएस जो होती है वो पास करवाए ना करवाए, लेकिन जीएस फेल जरूर करवाती है। जीएस वो विषय है जो आपको पास ना करवाए लेकिन फेल जीएस जरूर करवाती है। पास करवाने के लिए तो हिंदी और मैथ है कि सिलेबस निश्चित है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई निर्वात से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, ना मैथ में और ना ही आपका हिंदी में। जो सिलेबस है, जो 25-26 चैप्टर है वो रट लीजिए, कर लीजिए, उनसे बाहर तो आना नहीं है। अब जीएस में तो पता नहीं अंतरिक्ष से पूछ ले, ब्रह्मांड से पूछ ले, धरातल से पूछ ले, रसातल से पूछ ले, है ना, कोई निश्चित नहीं होता है। तो जीएस आप ऐसे पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि आपका जो हो आप फेल कम से कम ना हो सके। तो इन्वायरमेंट के बारे में, जो इन्वायरमेंट है आपका वो आप जरूर पढ़िए। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, परीक्षा वाली किताब आती है वो आप जरूर पढ़िए। उससे बाहर आपका 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो आपको सामान्यतः जो उसको पूरा पढ़ लोगे, रट लोगे, कर लोगे तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो आपका ये रणनीति होनी चाहिए कि क्या आपको इन्वायरमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है और करंट अफेयर पर ध्यान देना है। ये 2 बातें जरूर पढ़नी है। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जो है उसको सोल्व करिए, कितने कर पाते हैं आपको वन द्रव्यों के बारे में अनुमान लग जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड को सामने रखिए अपने, उसके अकॉर्डिंग चलिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको वन द्रव्य का एग्जाम पास करने में समस्या नहीं होगी बच्चों। ठीक है, यही मुझे आपको बताना था कि कौन बच्चे भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, किस तरीके से किस चीज पर ज्यादा जोर देना है, यह आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो पहली बार है वो सब्सक्राइब करें जरूर और शेयर जरूर करें चैनल को, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नई सूचनाएं मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।